नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की गंभीर किल्लत सामने आ रही है। बारिश की कमी से बेहाल देश की नदियों का इस पर बुरा असर पड़ा है। कल यमुना से तस्वीरें आईं जिसमें नदी बहुत सिमटी हुई सूखी सी नजर आ रही थी। पानी के लिए मची त्राही को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर पानी रोकने का आरोप लगाया। बहरहाल आज हरियाणा ने 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है, तो इससे कुछ दिनों में दिल्ली वासियों को राहत मिल जाएगी। दिल्ली में 3 मुख्य जल शोधन संयंत्र हैं जहां पानी का शोधन किया जाता है। इनमें पानी की भारी गिरावट देखी गई है। तीनों में 245 एमजीडी पानी का उत्पादन होना चाहिए, लेकिन अभी 145 से 150 एमजीडी पर आ गया है और इसी कारण एनडीएमसी मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बड़े इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हुई है। तो पानी की कमी पर राजनीति भी जमकर हो रही है। दिल्ली की सरकार ने हरियाणा पर पानी की कमी का आरोप लगाया तो हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा है कि दिल्ली में 20% पानी मिसमैनेजमेंट की वजह से जाया होता है। विशेषज्ञों के अनुसार 30% पानी दिल्ली में वेस्ट होता है। बहरहाल गलती भले सरकारों की हो, लेकिन असर तो आम जनता पर ही पड़ता है। महंगाई के इस दौर में जब पीने के पानी को खरीद कर पीना पड़े तो क्या गुजरती होगी। पहले देखिए आज की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में मंगलवार सुबह से जबरदस्त बारिश हुई। कई सड़कें पानी से भर गईं, लेकिन दिल्ली की पानी की किल्लत वहीं की वहीं है। दिल्ली के देवली में रहने वाली 34 साल की रेणु पिछले 5 घंटों से पानी के टैंकर का इंतजार कर रही हैं। 15 दिन से यही हाल है। हर रोज पैसे देकर प्राइवेट टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है। बोतल आती है, रोज लेते हैं पानी। तो बारिश का पानी लोगों ने इकट्ठा किया है। बारिश का पानी टब में, बाल्टी में बारिश का पानी कर करके लोगों ने टॉयलेट बाथरूम ये सब गए हैं। 15,000 के आते हैं, हम लोग वही डलवाते हैं। महीने में 2-2, 3-3। हर रोज पानी जो आप टैंकर से खरीदती हैं वो कितने रुपए का पड़ता है आपको? 1000 रुपए का आता है हमारा। 15 दिन चले, 10 दिन चले, ऐसे चलता है। रोज का 100 रुपए पानी का खर्च होता है। हम बच्चों की फीस नहीं भर पाते, लेकिन पानी हमें लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि ये हाल इसलिए हुआ है कि हरियाणा ने यमुना में पानी नहीं छोड़ा। दिल्ली के सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आधी से भी कम क्षमता में काम कर रहे हैं। वजीराबाद बैराज पर पानी 674.5 फुट होना चाहिए, लेकिन ये घटकर 667 फुट रह गया है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 90 एमजीडी की जगह 55 एमजीडी वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है। ओखला प्लांट में ये प्रक्रिया 20 एमजीडी से घटकर 12 एमजीडी रह गई है। हमारा लेजिटिमेट वाटर शेयर जो हरियाणा ने रोक रखा था, वो हरियाणा ने दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद छोड़ दिया है। वो दिल्ली की ओर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, 16,000 क्यूसेक पानी हथनी कुंड पे हरियाणा सरकार ने छोड़ दिया है और अब वो अगले 3 से 4 दिन में दिल्ली पहुंच जाएगा। मंगलवार को हरियाणा सरकार ने यमुना में पानी छोड़ा है। 16,000 क्यूसेक ये पानी जब दिल्ली पहुंचेगा तो उम्मीद है कि समस्या हल होगी। लेकिन इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सीधे झूठ बोलने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। कोरोना काल में आवश्यकता से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त कर ली और अब पानी के लिए, जिसमें कि हमने बिल्कुल भी कटौती नहीं की है, हरियाणा के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार पानी के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची है। पानी बरसात हुआ ही है आज, तो यहाँ पर वो पानी लोगों ने इकट्ठा किया है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचिए सरकार की ये कितनी बड़ी नाकामी है। चाहे वो हरियाणा सरकार पर आप ब्लेम करें या दिल्ली सरकार कहे कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार को कहे, लेकिन इस तमाम राजनीतिक खेल में नुकसान किसका है? नुकसान इन आम लोगों का है जो पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ऐसे दौर में जब लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, सैलरीज कट हो रही हैं और ये संकट भी इनके सामने है। और जो हकीकत है वो यही है कि खाली टंकियां और खाली बाल्टी लिए महिलाएं घंटों इंतजार करती हैं कि उनको एक बाल्टी पानी मिल जाए। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात उत्तर प्रदेश से, जहां 15 जुलाई को प्रधानमंत्री पहुंचकर विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। राज्य में अगले 100 दिनों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे, 744 करोड़ की 68 परियोजनाएं हैं और 839 करोड़ रुपए की 160 से अधिक का शिलान्यास होगा। बहरहाल साथ ही कांग्रेस भी यहां पर सक्रिय हो रही है। प्रियंका गांधी 16 तारीख को पहुंचने जा रही हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता अनुसूचित समाज से जुड़े मामलों को उठाकर महापंचायत कर रहे हैं। आजमगढ़ के जहानाबाद ब्लॉक के गोधरा गांव में कांग्रेस की ऐसी महापंचायत बुलाई गई। इसमें पलिया के मामले पर भी आंदोलन की बात कही गई है। आइए सुन लेते हैं कांग्रेसी नेताओं को। पहले दंगे करवाए जा रहे हैं, गली कूचे मकान में जाकर देखो, धक्के दे उठाए जा रहे हैं। पलिया और गोधौरा में जिस तरह दलित परिवार के लोगों के घरों को तोड़ा गया है, महिलाओं को, बच्चों को मारा पीटा गया है, आज उत्तर प्रदेश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सरकार कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी तानाशाह हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दलित भाइयों के सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और पलिया में, गोधौरा में जिन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, सरकार तत्काल उसको वापस ले। जो लोग इस पूरी घटना में पुलिस के अधिकारी लिप्त रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। यह आंदोलन थमेगा नहीं, विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी उठाएगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को हम लेकर जाएंगे, गांव गली चौराहों पर लेकर जाएंगे, विधानसभा में भी मजबूती से उठाएंगे और पलिया और गोधौरा के लोगों के न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। और यूपी के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है प्रोफेसर बद्री नारायण, निदेशक हैं जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के। नारायण साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमने देखा कि कांग्रेस किस तरह से महापंचायत कर रही है, अनुसूचित समाज से जुड़े मामलों को जो सामने लगातार आ रहे हैं उनको उठाने की बात कर रही है। दूसरी तरफ हमने केंद्र में देखा जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उसमें पूरा इस मामले का ध्यान रखा गया है। तो आपका आंकलन क्या है, जो अनुसूचित समाज करीब 21% है यूपी में, उसको जो लुभाने की कवायद अब राजनीतिक दल कर रहे हैं, कितनी कारगर और किस ओर जाती हुई आपको दिख रही है? देखिए, अगर आप देखें अनुसूचित जातियों को जो एट्रोसिटीज के मामले अगर आप कंपेयर करें तो पहले तो हम आंकड़ों से बात कर लें तो वो अगर आप 2007 से 11 बीएसपी का शासन, 11 से 14 जो समाजवादी पार्टी का शासन, 11 से 16 और उसके बाद जो बीजेपी का शासन, तो इन तीनों को अगर आप कंपेयर करें तो अनुसूचित जाति पर एट्रोसिटीज के मामले चल तो हो तो रहे हैं लेकिन बढ़े नहीं। यानी कंपेरेटिवली बीजेपी के शासन में कोई ये नहीं कह सकता कि इन दोनों की तुलना में ज्यादा हुए। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला है कि इस साल 20 से 21 में, 20 और 21 में ऐसी घटनाएं ज्यादा हुई और इस तक जो एट्रोसिटीज की घटनाएं भी बढ़ी हैं अन्य सालों की और सरकारों की तुलना में बीजेपी के शासन में बढ़ी नहीं है। एक तो ये काफी कम है अगर आप और अन्य की तुलना में, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं वो तो हो रही हैं और उनका एक जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो है। तो वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है इस पर थोड़ी बात हम करें तो इस पूरे मामले को दो पार्टियां यानी विशेष तीनों पार्टियां। प्रोफेसर बद्री नारायण, मैं आपके थोड़ा सा ऑडियो को फिक्स कराती हूँ सर। मैं आपके ऑडियो को थोड़ा अभी जरा दुरुस्त करते हैं हम। आपको बिल्कुल साफ तरीके से सुन नहीं पा रहे थे, तो आपके पास आती हूँ मैं। बहरहाल क्योंकि ये मसला काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि तमाम लगातार जो बड़ी पार्टियां हैं या जो छोटे दल हैं वो अब आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए
बहुत सक्रिय हो गई हैं। हमने देखा है किस तरह से अखिलेश यादव कह चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, छोटियों पार्टी के साथ होंगे। ठीक है, मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ। सर, मैं ये जानना आपसे चाह रही थी कि आपका ग्राउंड रिपोर्ट आपको क्या मिल रही है? क्या अनुसूचित समाज पर जो मामले हैं वो बड़े हैं? कभी कहा जाता है कि पुलिस द्वारा अति की जा रही है, समाज द्वारा अति की जा रही है, दोनों तरफ से खबरें आती हैं। कौन उनकी वकालत कर रहा है, क्या उनकी सुनी जा रही है? उस लिहाज से क्या जमीनी रिपोर्ट आपको क्या मिल रही है? जी, मैं आपसे समझना चाह रही थी कि जो ऐसे मामले हैं अति के, अनुसूचित समाज के पर, क्या वो ज्यादा बड़े हैं हाल के कुछ दिनों में और उसका असर समाज पर दिख रहा है क्या? जी जी, मैं बता रहा था कि अगर आप कंपेयर करें तीनों शासनों में, बीएसपी 2007 से लेकर आज तक बीजेपी के शासन तक, इसमें समाजवादी पार्टी का शासन, अगर आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देखें तो लगता है कि घटनाएं हो तो रही हैं अनुसूचित जाति पर दमन की, लेकिन बढ़ी नहीं है। दोनों की तुलना में जो रेट है वो बढ़ा नहीं है, घटनाओं का दर नहीं बढ़ा, लेकिन घटनाएं हो रही हैं। 2020 से 21 में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनका राजनीतिक इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो अगर आप राजनीतिक इम्प्लीकेशन के लिहाज से देखना चाहेंगे कि ये जो छोटे दल सक्रिय हैं, कांग्रेस सक्रिय हो रही है, बीएसपी तो दलित जो 21.6% उत्तर प्रदेश में है, उन पर दो दल विशेष रूप से राजनीति को केंद्रित करना चाह रहे हैं इस समय। एक तो बीएसपी का अपना आधार है ही है, दूसरा कांग्रेस उस आधार को लेना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस से ही ये लोग बीएसपी की तरफ गए थे और बीएसपी से कांग्रेस में उस आधार को लेना चाहती है। और कांग्रेस इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसे एक परसेप्शन तो बना रही है, लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस के कार्डर्स उसका कितना पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे इवेंट्स का, इन घटनाओं पर करने वाली की राजनीति का, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि बहुत सारी छोटे दल और बहुत इस चुनाव में और बीएसपी और कांग्रेस विशेष रूप से दलित आधारों के लिए आपस में टकराएंगी। लेकिन इसमें विधि एक और घटना हुई है इस बीच में जो पहले नहीं थी, तो एक नई फिनोमेना है पिछले 5-7 सालों में, है कि बीजेपी ने लगातार दलित वोटों में इनरोड्स किया है, उनके भीतर पहुंची है, और दो कारणों से पहुंची है। एक तो हिंदुत्व की चेतना का प्रसार, और दूसरा जो है कारणों से पहुंची है वो है वेलफेयर की जो पॉलिसीज है, प्रधानमंत्री आवास योजना या इस तरह की जो गैस वाली जो स्कीम है, और नॉन जाटो मोबिलाइजेशन। कांग्रेस का आधार में हरिजन, पहले सारी जातियां थी तो हरिजन में आती थी, वो सब कांग्रेस को पहले होती थी। बीएसपी ने जो उसमें से तोड़ा, उसमें शुरू के दिनों में तो कई जातियां गई, लेकिन अब उसमें एक जाति बहुतायत वहां पर है, लेकिन अन्य जातियां दलितों में बीजेपी की तरफ मूव की। तो इस कारण से अगर आप देखें पॉलिटिकल गेन के लिहाज से, तो एक मुश्त होकर के दलित मत शायद ही कही जाए, लेकिन ये राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और अगले चुनाव में ये दलित वोटों का मोबिलाइजेशन एक बड़ी पॉलिटिक्स का कारण बनेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि घटनाएं हो रही हैं, पिछले घटनाएं हुई थी, लेकिन इन घटनाओं को का जैसा होता है कि जब तक उसका पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है किया जाए, तब तक उसका कोई बहुत फायदा नहीं होता है। बिल्कुल प्रोफेसर बद्री नारायण, आपने ठीक से समझाया। राहत की बात यह है कि आपका आंकलन ये है कि मामले बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और वाकई में जो चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल जो हैं वो समाज में हमारे जो तबके हैं उनके जो मसले हैं उनको सामने रखकर अपना ही भविष्य दुरुस्त करती हैं। तो ये हम कोशिशें तमाम राजनीतिक दलों की, बड़े हो या छोटे राजनीतिक दल हैं, विधानसभा चुनाव आने से पहले हम सक्रिय होते हुए उन्हें देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए प्रोफेसर बद्री नारायण, आप जुड़े जी, आप हमारे साथ जुड़े। और अब देश की बात में जिक्र है विधि व्यवस्था का। भारत अमेरिका कानूनी संबंधों पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा है कि नागरिकों की असहमति या उत्पीड़न को दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून समेत किसी भी आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
हमारी अदालतों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहे। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का बहुत ज्यादा है और हमें अपने फैसलों में गहरे प्रणालीगत मुद्दों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। और अब एक खास खबर, फादर स्टैन स्वामी के निधन को 1 हफ्ता हो गया है। उनकी मौत के बाद एक मैजिस्ट्रेट जांच चल रही है, लेकिन उनकी मौत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि उनके द्वारा शुरू किए गए कामों का क्या होगा। एक ग्राउंड रिपोर्ट। रांची शहर से कुछ दूर नामकुम के शांत इलाके में अब दिवंगत फादर स्टैन स्वामी की संस्था बगीचा में फिलहाल सन्नाटा छाया है। फादर के महीनों से बंद इस कमरे की साफ सफाई की जा रही है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। उनको लेकर एक स्मृति सभा की भी तैयारी चल रही है। उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि कोई काम उनके जाने के बाद रुकेगा नहीं। डिसरप्शन नहीं बोलेंगे, हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, विशेष करके बगीचा से जुड़े हुए रहने वालों को और स्टैन के कोलीग जो जेजुइट्स हैं। आर यू स्कैर्ड आल्सो? नो, वी आर नॉट स्कैर्ड। Stan's death has released our fear, you see. स्टैन स्वामी 1969 से झारखंड में काम करते रहे। 2 दशक से ज्यादा समय वो रांची में थे। आदिवासियों और वंचितों के लिए वो लगातार काम करते रहे। इस इलाके की ईसाई मिशनरी भी उनका अधूरा छूटा काम अब आगे बढ़ाने को कटिबद्ध है। हम गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए उनका आवाज़ बनेंगे, उनके नाम पे बोलेंगे। वो अपना काम जारी ही रखेगा और जारी ही नहीं और जोर से आगे बढ़ाएगा। ये हम करेंगे तो हम सोचते हैं कि फादर स्टैन स्वामी का सम्मान होगा। झारखंड के सामाजिक संगठनों और उसके साथ काम करने वाले लोगों को भी अपने ये वयोवृद्ध सहयोगी याद है। वो मानते हैं कि फादर की याद के साथ जल जमीन जंगल का आंदोलन और मजबूत होगा। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, अब क्या होगा, और ये जो संघर्ष है हमारा जारी रहेगा। और उसके साथ फादर स्टैन स्वामी की जो मौत है वो स्वाभाविक मौत नहीं है, उसमें कस्टडी में उनकी मौत हुई है, ये मतलब संस्थागत हत्या है। हम उस शक्ति के खिलाफ में जो देश की लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ में संघर्ष करना और सारे लोग उसके लिए एकजुट हो रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनकी मौत के हालात पर सवाल खड़े किए थे। हम लोगों के लिए एक ऐसा वक्त आ खड़ा है जहां हम अपनी आवाज उठाने के लिए हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है सजा के तौर पर। ये लोकतंत्र का एक अजूबा चेहरा हम देख रहे हैं और आज जिस तरीके से अनेकों समाजसेवी, गरीबों की आवाज बनने वाले लोग इसके शिकार हो रहे हैं। स्टैन स्वामी का जाना भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक काले धब्बे जैसा है। 84 साल के इस बूढ़े बीमार व्यक्ति को एक संदिग्ध मामले में जेल में डाल दिया गया और बार बार बीमारी का हवाला देकर वो अपने जमानत की याचिका दायर करते रहे, लेकिन किसी की नींद नहीं टूटी। जांच एजेंसियों ने तो इसे झूठा तक करार दिया। अब उनकी मौत ने एक बड़ी हुक पैदा की है जिसे यहाँ तक एहसास किया जा सकता है। रांची से कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए कांग्रेस के नेता हरीश रावत बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। कांग्रेस खेमे से खबर आ रही है कि किस तरह से राहुल गांधी से मिले हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, और इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। और हम सुनने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने बोला है हरीश रावत ने, आपको बताने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है पंजाब चुनावों पर संभवतः तौर पर चर्चा हुई होगी और एक समय हरीश रावत पंजाब का जो एक पूरा डेलीगेशन बनाया, 3 सदस्यों का पैनल बना था, उसमें एक अहम सदस्य थे। तो कोशिश करेंगे आपको सुनाने की इन्होंने कहा क्या है।
सर शिवेंद्र भाई, हाँ मिस ना हो सर, 3 लाइन में जरा बता दीजिए, 3 लाइन में, तीन लाइन में सर, सिर्फ 3 लाइन में सर। आपको बता दें कि नरजीत भाई एक सेकंड सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, हल कब निकलेगा यार? वीडियो निकाल बना, ठीक है, 3 लाइन में बता दीजिए हल कब निकलेगा, क्योंकि लगातार सिद्धू जो आपके लिए। सर एक लाइन इधर बात कर लीजिए सर, एक लाइन सर रावत सर एक लाइन सिर्फ सर, 3 लाइन में बता दीजिए ये कब तक फैसला हो जाएगा। ड्राइवर साहब एक मिनट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 3-4 दिन के अंदर कर लेंगे सर। मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल क्या जी कैप्टन साहब के यहाँ बातचीत करने आए थे? यार रोक लो यार, आपको जरा है क्या बताओ? मैं सर बात कर रहे हैं ना। एक मिनट सर, एक मिनट। कांग्रेस के बिहार में केवल बात करने के लिए मैं प्रशांत जी साहब की बात हुई फिर सर? तो आपको बता दूं कि हमारे सहयोगी जो हैं उमाशंकर सिंह, उन्होंने बताया है कि हरीश रावत ने कहा कि अगले 3-4 दिन में पंजाब के मुद्दे पर समाधान निकल कर आ जाएगा। और हरीश रावत भी राहुल गांधी के घर पे मौजूद थे। जो ये बैठक हुई है उससे वो बाहर निकले, जहां पर राहुल गांधी के साथ प्रशांत किशोर मौजूद थे, प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थी। और अब कहा जा रहा है पंजाब के मसले पर 3-4 दिन में समाधान निकल कर आ जाएगा। तो पंजाब पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं देश की बात में, और आगे आपको बताएंगे क्या आयुष्मान भारत योजना से मध्य प्रदेश में कोरोना त्रासदी के दौरान लोगों को मिला सहारा। केंद्र सरकार का दावा है कि आयुष्मान भारत देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। कोरोना जब पैर पसार रही थी तब क्या केंद्र सरकार ने कोविड-19 के जो मरीजों का इलाज भी आयुष्मान योजना के तहत करवाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या, देखिए ये रिपोर्ट। ₹70 की 70 रुपए दिला देता मैं। हाँ पर सर ये तो सुनो, तो और क्या सुनाएगा? शासन से रिजेक्ट हो गया। शासन वाले रिजल्ट नहीं, तेरे कागजी गलत बात सुना, इसके कागजी का गलत एस्टीमेट लगेला है क्या? कागज गलत जाते तो एसडीएम सर। अरे एस्टीमेट है क्या? मैं पूछ रहा तेरे को, एस्टीमेट है क्या? मंजूरी पत्र। बड़वानी के पलवट गांव के सुंदर अलावे नीट की तैयारी के दौरान गंभीर रूप से बीमार पड़े। आयुष्मान कार्ड था लेकिन कहते हैं लाभ नहीं मिला। मंत्री जी से शिकायत की तो दोबारा जवाब जरूर सुनिए। ₹70 की 70 रुपए दिला देता मैं। हाँ पर सर ये तो सुनो, तो और क्या सुनाएगा? शासन से रिजेक्ट हो गया। शासन वाले रिजल्ट नहीं, तेरे कागजी गलत बात सुना, इसके कागजी का गलत एस्टीमेट लगेला है क्या? कागज गलत जाते तो एसडीएम सर। अरे एस्टीमेट है क्या? मैं पूछ रहा तेरे को, एस्टीमेट है क्या? मंजूरी पत्र। मेरे पास आयुष्मान कार्ड बना है। मैंने स्वयं के खर्चे करीबन 1 से 1.5 लाख तक अपने इलाज में खर्चा किया था, जो कि लोगों से उधार लेकर किया था। मैंने अपने पूरे बिल, जो हॉस्पिटल के बिल थे, वो फाइल में लगाए थे। भोपाल में अजहर के पिता कोरोना से चल बसे। 6 लोगों का परिवार है, अकेले कमाने वाले बचे हैं, लाखों का कर्ज है। कहते हैं आयुष्मान कार्ड से कोई फायदा नहीं मिला। पापा को हम हॉस्पिटल ले गए थे, तबीयत खराब हो गई थी एकदम बीच में। उसके बाद हम जब गए तो उन्होंने 2-4 दिन बाद बोला इनको कोविड हो गया और आयुष्मान उन्होंने लगाया नहीं। तो हम बहुत परेशान भी हुए उस टाइम। फिर हमने लोगों से इलाज पैसे लेके इलाज करवाया, फिर पापा का इंतकाल भी हो गया और आज हमें लोगों के पैसे भी देना है। हम परेशान हैं, कहाँ से देंगे पैसे। आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा मिला? जी, आयुष्मान का कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं मिला। कोविड के अलावा भी जो मरीज इस दौरान दूसरी बीमारियों से परेशान रहे, उनमें भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज में काफ़ी कमी आई। बीमार लोगों ने आरोप लगाए कि उन्हें आयुष्मान कार्ड से फायदा नहीं मिला। भोपाल में घरेलू काम करने वाली शबनम के बेटे का पैर जल गया था। मोहम्मद हसीब के पैर का ही ऑपरेशन हुआ। दोनों के लाखों रुपए खर्च हो गए। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा नहीं मिला। 20 जनवरी को लड़का जला था मेरा 2 बजे दिन में, जब मैं काम पे ही थी। वहाँ अस्पताल में ले गई, वहाँ भर्ती किया, आयुष्मान वगैरह बताया तो बोले यहाँ चलता नहीं है। और अभी तक सीएम हाउस वगैरह से भी हेल्प मांगी थी, कुछ मिली नहीं। मंत्रियों के घर भी गई तो कुछ नहीं मिला और अभी तक कोई पैसा भी नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली कहीं से।
कितना खर्च हो गया था? इसमें लग गया था कम से कम 1 लाख के करीब। तो फिर पैसे कैसे कैसे करे आपने? मैंने जिनके यहाँ काम करती थी मैं, उन लोगों ने मेरी मदद करी आके। CM हेल्पलाइन से कोई मदद नहीं मिली, यहाँ तक कि पीसी शर्मा के घर भी गई तो कोई मदद नहीं मिली। 2-3 बार होके आ गए। तो ये जो आयुष्मान कार्ड बना इसका कुछ फायदा है? नहीं है, कुछ भी नहीं बोले, यहाँ चलता ही नहीं है हमारे यहाँ। जब कार्ड बने थे तो तब बोले थे कि हर जगह चलेगा, इस पे 5 लाख तक का इलाज फ्री है, और जब बच्चे को भर्ती करा तो साफ मना कर दिया। मेरे पैर में मौत भर गया था बहुत काफ़ी सारा, तो मेरे पास आयुष्मान कार्ड था, तो मैं जब हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड लेके गया तो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड तो वैलिड कराई नहीं उन्होंने। 5 लाख की घोषणा, लेकिन 5 रुपये का काम नहीं आयुष्मान। जब आखिरी में जरा सारी चीज़ें मेरी सही हो गई थी, जब पूरा मैं नेचुरल हो चुका था, उसके बाद उन्होंने 15 दिन पहले अप्रूवल दिया सिर्फ 58,000 रुपीज़ का, जबकि 4.5 लाख 3 लाख रुपए में लगा चुका था ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गोयनका, हु इज द ओनर ऑफ दिस हॉस्पिटल, कुछ दिनों पहले भोपाल के चिरायू अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अस्पताल का कर्मचारी तीमारदार से बदतमीजी कर रहा था। साफ कह दिया कि वो आयुष्मान कार्ड पर कोविड का इलाज नहीं करेंगे। वी वोंट एक्सेप्ट आयुष्मान कार्ड। वीडियो बंद करो। And the reason for that? Close the video and get out. Okay, listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. सूचना के अधिकार के तहत रीवा के विवेक पांडे ने जो जानकारी जुटाई है वो बताती है कि देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 13 करोड़ 44 लाख कार्ड धारक परिवार हैं, जिनमें 6 लाख 5 हजार कोविड मरीजों का इलाज हुआ। इस पर 2,223 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हुए। लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने 5 लाख 25 हजार मरीजों के इलाज पर 2,107 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि बाकी पूरे देश में मात्र 80 हजार संक्रमितों का इलाज हुआ और 116 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हुए। इनमें भी यूपी, मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के 5 राज्यों ने केवल 49 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 8 हजार पात्र परिवारों में सिर्फ 18,309 मरीजों का इलाज हुआ और 34 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। ज्यादातर निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों को भर्ती करने से ही मना कर दिया। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के बहुत अधिक संख्या के लोगों को, लगभग 88% परिवार जो आयुष्मान के कवरेज में है, उसको इसका लाभ मिला है। आयुष्मान भारत PMJAY का सालाना बजट तकरीबन 6,400 करोड़ रुपए का है, जिसमें गरीब परिवारों के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनता है। अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। इस योजना में देश भर में 20,000 से ज्यादा अस्पतालों में 1,000 से ज्यादा बीमारियों का इलाज मुफ्त में कराने का दावा है। सरकारों ने सोशल मीडिया पर फ्री के नाम पर वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केंद्र सरकार ने PMJAY के तहत पैकेज और दरें तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया। अब जिन शहरों में ICU बेड के लिए मरीजों को रोजाना हजारों का भुगतान करना पड़ा, वहां कोई सस्ते में बिस्तर आखिर देता भी तो क्यों। महामारी का ये आपातकाल है, ऐसे में इस वक्त किसी योजना पर फौरन फैसला नहीं सुनाना चाहिए कि वो हेल्थ इमरजेंसी में कामयाब नहीं हुई, फ्लॉप हो गई। लेकिन ये भी सच है कि जब लोगों को इस योजना की ज़रूरत थी, तब उनकी उम्मीदों पर वो पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाई और सरकारें सिर्फ गाल बजाते ही दिखीं। बड़वानी से मुनाफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कोरोना त्रासदी के दौरान देश के कई राज्यों पर मौतों के आंकड़े छिपाने या कम दर्शाने के आरोप लगे और इसी कड़ी में महाराष्ट्र ने भी पुरानी मौतों का आंकड़ा जाहिर करना शुरू किया है और कहा है कि आंकड़े छुपाए नहीं गए, बल्कि स्टाफ की कमी के कारण गिनती में देरी हुई। दूसरी लहर की पीक के दौरान जलती चिताओं और सरकारी मौत के आंकड़ों में अंतर की गुत्थी शायद अब सुलझती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीते 57 दिनों में 44,538 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। इनमें से 62% मौतें पुरानी हैं। मौत के आंकड़ों को छुपाने के आरोप के बीच महाराष्ट्र ने 17 मई से आंकड़ों को फिर से दुरुस्त करने का काम शुरू किया था। 17 मई से 31 मई तक 6,207 पुरानी मौतें रिपोर्ट हुई।
रोजाना मौतों का आंकड़ा इससे अलग 7,651 रहा। जून महीने में 19,059 पुरानी मौतें तो रोज रिपोर्ट होने वाली मौतों का आंकड़ा 7,542 रहा। और जुलाई में अब तक 12 दिनों में 2,317 पुरानी मौतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, तो 1,762 रोजाना मौतें दर्ज हुई हैं। यानी बीते 57 दिनों में 27,583 पुरानी मौतें तो 16,955 कोविड की रोजाना मौतें दर्ज हुई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महाराष्ट्र प्रवक्ता का आरोप है कि महाराष्ट्र और देश में रिपोर्ट हो रही मौत के आंकड़ों में 10% गफलत हो सकती है। आंकड़े अगर देखे जाए तो महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे भारत में भी जो आंकड़ों में है उसमें कोई ज़्यादा बारीकियां देखी नहीं जाती। जो भी ग्रामीण इलाकों से और शहरी इलाकों से भी जो आंकड़े दर्ज किए जाते हैं वो दर्ज करने वाले लोगों को लगता है कि शायद ट्रेनिंग नहीं होता है या उसका महत्व उनको समझता नहीं। इसलिए जो भी आंकड़े दर्ज किए जाते हैं उसमें 10% गफला होता है, उसमें ये आंकड़े कम पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी लहर में मामले फरवरी से ही बढ़ने शुरू हुए थे। मौतों का आंकड़ा रोजाना 900 से 1,000 के करीब अप्रैल महीने में दिखने लगा था। आंकड़ों में हो रहा सुधार दूसरी लहर के कहर को और भयानक तरीके से पेश करता है। इधर राज्य की कोविड डेथ ऑडिट कमेटी इन मौतों की स्टडी शुरू कर चुकी है ताकि पहली और दूसरी लहर की मौतों में वायरस के असर को समझा जा सके। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के प्रचार में एक हिस्ट्री शीटर नेता के खिलाफ भोजपुरी गाना गाने वाले 19 साल के गायक पीयूष प्रेमी पर हमला हो गया है। गायक का आरोप है कि उसके गाने का जवाब गाने से ना देकर हिस्ट्री शीटर ने लाठी डंडों से दिया है। उसके 20 से 25 गुंडों ने उससे अगवा करके बहुत मारा, मुंह में पिस्टल की नाल घुसा दी। गंभीर हालत में गायक को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मामला गाजीपुर का है।